Hello, welcome back to all in a live session with Deep Arora, the managing director of My Visa Overseas. Hope you all are doing well and stay home, stay safe. तो आज का लाइव सेशन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के लाइव सेशन में आज हम रेलिवेंसी ऑफ सब्जेक्ट्स के ऊपर बात करने चाहते हैं। मैं सभी व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप जल्द से जल्द इस लाइव सेशन को फॉरवर्ड करिए ताकि आपके स्टूडेंट्स का फ्यूचर ब्राइट हो सके और उनको काफी ज्यादा हेल्प हो सके इन चूजिंग देयर सब्जेक्ट्स। आज का लाइव सेशन काफी ज्यादा रोमांटिक होने वाला है क्योंकि आज का लाइव सेशन काफी ज्यादा केस स्टडीज और काफी ज्यादा रेलिवेंसी ऑफ सब्जेक्ट्स के ऊपर डिपेंड करेगा। तो जल्द से जल्द अपने कॉपी पेन लेके तैयार रहिए क्योंकि आज का लाइव सेशन में काफी ज्यादा कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए आज का लाइव सेशन हम शुरू करते हैं और मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, जल्द से जल्द इनका यूट्यूब चैनल बाय द नेम ऑफ माय वीजा ओवरसीज के नेम से है, उसे जरूर एक बार विजिट किया हो और काफी सारी नॉलेज भी गेन की हो। तो चलिए सर, आज का हम लाइव सेशन हम शुरू करते हैं अपने केस स्टडीज के साथ। आज मैं काफी सारी केस स्टडीज लेके आई हूँ, काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो सर आप शुरू हो जाइए, आज हमारे साथ बने रहिए। और मैं व्यूअर्स 5:30 बजे तक हमारे साथ बने रहिए और अगर कोई भी डाउट हो आप हमें जरूर कॉल भी कर सकते हैं और एक बार विजिट भी कर सकते हैं सर के इमिग्रेशन इधर पर्ल पैलेस बाय द नेम ऑफ माय पर्ल पैलेस माय वीजा ओवरसीज। तो सर का कॉन्टेक्ट नंबर है 9815873700 पे आप इनको मिस्ड कॉल भी कर सकते हैं और से बातचीत भी कर सकते हैं। Right. So there is a nice introduction, Nandini. So आप हमेशा की तरह एनर्जेटिक हैं। Yes sir. और आज का लाइव सेशन होने इतने ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ग्रेट। सो आज का लाइव सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग है जैसे नंदिनी ने बताया, क्योंकि आज की जो केस स्टडी है मुझे लगता है कि इट वुड बी गोइंग टू बी द बेस्ट टफ स्टडी एवर। क्योंकि जैसे हम फ्रॉम द लास्ट 3 वीक्स हम केस स्टडी डिस्कस कर रहे हैं, तो ये जो नंदिनी ने केस स्टडीज लेके आई हैं ये थोड़ी सी टफ होने वाली है, तो इसलिए थोड़ी सी एनर्जेटिक है, एंथुसियाज्म में है कि देखिए ये केस स्टडी आपके साथ कोरिलेट कर जाए। है ना नंदिनी? तो कुछ ना कुछ तो आपका फायदा होने ही वाला है। तो जैसे नंदिनी ने बताया कि पेन पेंसिल ले लीजिए और क्योंकि आपको कोर्सेज के बारे में बताएंगे एंड जो रेलेवेंसी ऑफ सब्जेक्ट्स के बारे में है, प्रोग्राम्स क्या है, स्ट्रीम्स क्या है, उसके बारे में काफी कुछ आपको सीखने को मिल सकता है। सो नंदिनी, पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि पर्ल पैलेस गुमार मंडी, जैसे कि नंदिनी ने बताया कि हम यहाँ से अपना जो ऑफिस है वो ऑपरेट कर रहे हैं। सेकेंड ऑफिस जैसे बताया कि मैंने श्रीगंगानगर में है। अनफॉर्चुनेटली लॉकडाउन वहां पर हुआ है राजस्थान में, श्रीगंगानगर में, तो मैं वहां पर नहीं जा पाऊंगा, आपको जैसे मालूम है। और मैं लुधियाना में ही आपकी जो काउंसलिंग है वो हम कर सकते हैं। तो लुधियाना में जो हमारा पर्ल पैलेस गुमार मंडी में ऑफिस है वहां से आप हमें कम्युनिकेट कर सकते हैं। आप फोन करिए, मैसेज करिए, व्हाट्सएप करिए, सोशल मीडिया में कहीं पर भी आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं, तो हम अकॉर्डिंगली आपके जो क्वेश्चंस के हैं वो आंसर देंगे। तो फर्स्ट केस स्टडी स्टार्ट करते हैं नंदिनी। यस सर जी सर। तो आज की मेरी केस स्टडी फर्स्ट ये है कि अगर स्टूडेंट ने ग्रेजुएशन पास आउट हो विद 50% मार्क्स इन 2018, ओके सर उनके 3 इयर्स का गैप है। नेचुरली ठीक है, क्योंकि 2018 में किया तो 3 इयर्स गैप हो गया। बिल्कुल Yes, ठीक है, sir. बिल्कुल ठीक है। तो सर मेरे स्टूडेंट ये पूछना चाहते हैं कि वो कनाडा विदाउट आइल्स जा सकते हैं या नहीं। काफी अगर आइल्स को टफ मानते हैं तो काफी ज्यादा दिक्कत आती है उनको आइल्स पास आउट करने में। तो सर आज किस केस स्टडी को कैसे आप आगे फाइल आउट करेंगे? जी सो नंदिनी, ये आपने जो मेहनत की है इस केस स्टडी पे, देखो नंदिनी का अपना हार्डवर्क है। ये पूरा हफ्ता लोगों से कनेक्शन में रहती हैं, ये लोगों से उनकी प्रॉब्लम्स पूछती हैं एंड उनको जॉट डाउन करती हैं, वो फिर मुझसे बात करती हैं, मुझसे सोल्यूशन लेके आपको वो बताती हैं। तो देखिए एज ए पेरेंट्स आपका बेनिफिट होने वाला है, एज ए स्टूडेंट आपका बेनिफिट होने वाला है, जो कंसल्टेंट्स हैं उनका बेनिफिट होने वाला है, जो आइल्स सेंटर चला रहे हैं उनका बेनिफिट होने वाला है। तो ऑल अराउंड आपका ही बेनिफिट होगा। तो अगले आधे घंटे के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और जैसे भी नंदिनी ने बताया कि एक स्टूडेंट है, उसने किया ग्रेजुएशन विद 50% मार्क्स 2018 में। अब 3 इयर्स गैप हो गया उसका, क्योंकि 18, 19, 20, 21 हो गया। अब वो लड़की बार बार अटेम्प्ट कर रही है आइल्स, बट कभी 5, कभी 5.5, कभी 5, कभी 5.5,
के चक्कर से नींद निकल रही, अब वो हार गई। ये एक ही प्रॉब्लम नहीं है, ये मैक्सिमम स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है कि कई बार 6 ओवरऑल आ गए तो रीडिंग में 5 रह गए, या रीडिंग में 5.5 हुए तो स्पीकिंग में 5 रह गए। तो कुछ ना कुछ ऐसी फ्लक्चुएशन चलती रहती है। स्टूडेंट्स घबराए हुए हैं। हाँ, कुछ टेक्निकल सपोर्ट उनको मिल जाए आइल्स करने के लिए तो नो डाउट कि वो इतना टफ नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि हमारा जो पंजाब में बेसिकली, या मैं किसी स्टेट की बात करूं तो जो इंग्लिश है वो कई स्टेट्स में तो 5th 6th क्लास से शुरू होती है। जो पर्टिकुलर स्टेट बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड मान सकते हैं कि वो राइट फ्रॉम बिगिनिंग छोटी क्लासेस से ही इंग्लिश उनकी स्टार्ट हो जाती है, तो उनको दिक्कत नहीं आती। जो स्टेट बोर्ड की है, चाहे पंजाब है, हरियाणा है, हिमाचल है, चाहे अदर स्टेट्स भी हैं, उनको दिक्कत इसलिए आती है कि उनका जो इंग्लिश का लेवल है वो इतना अच्छा नहीं होता। 10th तक तो वैसे ही चलो इंग्लिश इधर उधर देख के कर ली, कवर कर ली, और जब टर्न आती है आइल्स करने की तो उसमें दिक्कत ये आती है कि कई बार हम 5 या 5.5 से उभर नहीं पाते। और कनाडा ने लास्ट 3 साल पहले अब उन्होंने ये कंडीशन लगा दी कि आपके 6 बैंड ईच नहीं है तो आप कनाडा के लिए आपका मुश्किल हो सकता है, जो एसडीएस स्ट्रीम की बात करें। हाँ, अब बात आ गई कि वो कहते हैं मैंने आइल्स करनी नहीं। अब ये दिक्कत आ गई। अब कहीं देखिए, आइल्स करना ना करना खैर आपकी ऑप्शन हो सकती है। ESL एक इंग्लिश है, सेकेंड लैंग्वेज का कोर्स होता है, फाउंडेशन कोर्स कहते हैं। 3 से 6 महीने कोर्स होता है, ये आप कनाडा में जाकर कर सकते हैं। कोर्स कंप्लीट मान लो नहीं हुआ तो आपको आगे वीजा नहीं मिलेगा। और इस कोर्स की जो कॉस्टिंग है वो मुझे लगता है कि तकरीबन 4 लाख के करीब कॉस्टिंग है। जो अपने आइल्स इंडिया में 14,000 में करनी है तो वो कनाडा में करेंगे हम 4 लाख में, और फिर वीजा की गारंटी नहीं है कि आगे आपको स्टडी वीजा मिलेगा कि आप वो क्लियर कर पाएंगे। देखिए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कोई भी कंट्री जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, आइल्स आप करके जाइए। अब आइल्स का मतलब क्या होता है? पहली बात तो यह है कि लोग आइल्स से डरते हैं। देखिए, आइल्स इन टर्म्स ऑफ आपकी प्रोफिशिएंसी टेस्ट है। क्या आप इंग्लिश बोल सकते हैं? आप में क्या कैपेबिलिटी है इंग्लिश बोलने की? अब यदि आप आइल्स से डरते हैं, आप कहते हैं कि सर मेरे रीडिंग में 5 बैंड है या स्पीकिंग में 5.5 बैंड है, अब मैं कैसे करूं? ओवरऑल भी 5.5 बैंड है, कनाडा जा नहीं सकते, या आप नॉन एसएस में जाएंगे, वो बहुत टफ केस बन जाता है। तो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू कि देखिए, विदाउट आइल्स आप कनाडा के लिए ट्राई मत कीजिए, चाहे कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड हो। जो कहते हैं कि ESL लग जाएगा, लग जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, बट 100 में से 1, पहली बात। दूसरी बात, अब 4-5 लाख रुपए लगा के वहां पर जाएंगे और फिर वापस आएंगे, वो भी एक दिक्कत। देखिए, आइल्स ना आना का मतलब ये होगा कि आपको इंग्लिश नहीं आती, सिंपल सी मोटी मोटी बात है। अब जब आपको इंग्लिश लिखनी नहीं आती, पढ़नी नहीं आती, तो वहां पर आके जाके सपोज आपकी एडमिशन हो भी गई, चलो मैं कहता हूं कि करवा दी, क्या करेंगे? वहां पर स्टडी करेंगे तो समझ नहीं आएगी, लेक्चर होगा। अब जो कनाडा के सिटीजन है वही लेक्चर देंगे आपको, या ऑस्ट्रेलिया के सिटीजन है या न्यूजीलैंड के सिटीजन है वही आपको लेक्चर देंगे, उनका एक्सेंट भी आपको चेक करना है। अब जब क्लास बैठे हुए हो, टीचर बोल रहा है, आपको समझ नहीं आ रही, तो क्या फायदा? फिर लिख रहे हैं, लिखना आता नहीं है, राइटिंग में आपके 5 बैंड है या आपको उससे भी कम है। तो आइल्स होना ना होना ये कोई बड़ी बात नहीं है। आपको अंग्रेजी आनी चाहिए, आपको यू शुड बी वेल वर्स्ड विद इंग्लिश। आइल्स एक नाम है, आइल्स को आप मुद्दा मत बनाइए कि आइल्स नहीं क्लियर हो रही। इंग्लिश आपको आती कि नहीं आती वो देखिए। इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जाना चाहते, देखो आपका ड्रीम है कि मैंने कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जाना, तो क्या आप कुछ और स्टडी नहीं कर पाते? क्या आप थोड़ी सी और मेहनत नहीं कर पाते कि आपके ओवरऑल 6 या किसी में 6 में कम ना हो? तो ऐसा आप थोड़ा सा देखिए कि आप इस चीज को माइंड में रखिए कि आइल्स के बगैर आप फाइल मत लगाइए। अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू माय वीजा ओवरसीज, मुझे नहीं लगता कि आइल्स, बिना आइल्स के आपको फाइल लगानी चाहिए। जो कहते हैं कि हम बिना आइल्स के फाइल लगाएंगे, अब वीजा का सक्सेस क्या है वो देखना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा लंबा मैंने इस क्वेश्चन को खींच लिया, क्योंकि ये चीजें काफी स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम आती है कि सर हमें विदाउट आइल्स भेजो। तो विदाउट आइल्स का माई वीजा एटलीस्ट यही आपसे रिक्वेस्ट करेगा कि आप आइल्स करके जाइए जी। मेरे सब व्यूअर्स से वो है कि आपको अच्छे तरीके से ये क्लियर आउट होगी ये वाली केस स्टडी, क्योंकि आइल्स जो है फर्स्ट स्टेप है कनाडा जाने के लिए या कोई भी कंट्री जाने के लिए, फर्स्ट स्टेप आइल्स है। तो इसीलिए सर ने काफी ज्यादा उसको
सबको समझाया उसको अच्छे तरीके से। जी जी तो सर आज की मेरी नेक्स्ट केस स्टडी ये है जी कि अगर सर स्टूडेंट ने 2019 में +2 पास आउट हो इन नॉन मेडिकल, ओवरऑल 6.5 बैंड्स हो एंड 6 नॉट लेस देन 6। जी जी तो सर उन्होंने अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन कोर्स चूज किया। जी सर इस केस स्टडी में ट्विस्ट ये है कि उनका वीजा रिफ्यूज होगा। ओके फाइन। तो सर वीजा रिफ्यूज क्यों हुआ, क्या कारण रहे होंगे, क्या फैक्टर्स होंगे कि उनका वीजा रिफ्यूज हुआ, और सबसे बड़ी ये बात कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन होते ही क्या है। ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि जब तक हमें बेसिक्स नहीं मालूम तो हमें क्या मालूम कि हमने कौन सा सब्जेक्ट लेना है। मालूम किसी कंसल्टेंट ने भी कह दिया कि हम आपको अर्ली चाइल्ड एजुकेशन ले लेंगे, आपको वो सब्जेक्ट लेके देते हैं, बट प्रॉब्लम इज दैट कि हमें मालूम ही नहीं क्या होता है। तो पहला बेसिक क्वेश्चन है कि ये होता क्या है और किन किन के लिए है। अर्ली चाइल्डहुड, जैसे नाम ही मालूम है, नाम से मालूम होता है कि अर्ली चाइल्डहुड मतलब कि चाइल्डहुड का अर्ली स्टेज। जैसे ये मान के चले कि 8 साल या 8 साल से कम जो स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ाने के लिए जो टीचर्स की जरूरत पड़ती है, तो उस कैटेगरी को अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन कहते हैं। यहाँ पर बीएड होती है, जैसे ईटीटी है, एनटीटी है या बीएड है जहाँ इंडिया में, ऐसे ही वहां पर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन है। तो छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए जैसे हमने बीएड कर लेते हैं तो उनको है। अब प्रॉब्लम यह है कि इसका वीजा क्यों रिफ्यूज हुआ। जो माई वीजा को की जितनी भी समझ है हमारी, वो ये है कि अब +2 की है नॉन मेडिकल में। हाँ जी सर, नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट्स को अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन देना ये क्राइम है अकॉर्डिंग टू माई वीजा, अकॉर्डिंग टू मी। देखिए, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन है, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आपको आर्ट्स या मेडिकल में हो, देन यू कैन प्रोसीड फॉर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। अदरवाइज आपके पास कॉमर्स है, आपके पास नॉन मेडिकल है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का जो स्ट्रीम है उसमें जाना चाहिए। तो बेसिक रीजन तो ये हुआ, देखिए हमने आज शुरू किया रेलेवेंसी के बेसिस पे। तो रेलेवेंसी जो ये कहती है कि आर्ट्स वाला बच्चा या तो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन लो या मेडिकल वाला ले। अब इन्होंने नॉन मेडिकल वाला जो स्टूडेंट है इन्होंने ले ली अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। अब प्रॉब्लम यही, अब मुझे नहीं मालूम इनकी चॉइस से ली गई है या किसी कंसल्टेंट ने लेके दी है। मान लीजिए किसी कंसल्टेंट ने ली है, ऐसा उन्होंने कोर्स लेके दिया, तो इट्स क्राइम, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट ने लेके दिया तो अब क्या कर सकते हैं, बट +2 नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन नहीं ले सकते। ये सिर्फ आर्ट्स वाले या मेडिकल वाले ले सकते हैं। हाँ, बाकी मुझे लगता नहीं है कि इनकी प्रोफाइल में कोई दिक्कत है, क्योंकि 6.5 नॉट लेस 6 है, वो ठीक है। 2019 में इन्होंने +2 किया, क्योंकि 2020 में तो कोई रिजल्ट आई नहीं है, क्योंकि कोविड का था 1 साल। अभी तक भी कोई क्लैरिटी नहीं हो पाई किसी भी स्टेट बोर्ड की कि कैसे कैसे एग्जाम होने हैं। तो गैप का तो खैर यहाँ पर इतनी मुश्किल नहीं होगी जस्टिफाई करने में। नॉन मेडिकल वाला जब स्टूडेंट अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन लेता है तो थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। तो कोशिश करिए कि एक हमारा जो एक यूट्यूब चैनल जो माई वीजा ओवरसीज का नंदिनी ने बताया, तो उसमें हमने एक रेलेवेंसी की वीडियो डाली हुई है। स्टार्टिंग में हमारी तकरीबन 82 वीडियोस वहां पर पड़ी हुई हैं, जिसमें आप, जैसे नंदिनी ने फर्स्ट वीडियो में कहा था कि आप उनको एक बार पढ़ लेंगे तो आधे कंसल्टेंट तो खुद ही बन जाएंगे आप। सही बात है सर। तो अच्छा, बार बार रिक्वेस्ट करती है कि माई वीजा ओवरसीज का यूट्यूब चैनल देख लो, समझ लो, कुछ आइडिया मिल जाएगा आपको। तो स्टार्टिंग की जो 5-7 वीडियोस हैं उनमें से एक रेलेवेंसी की बेस्ड हमारी वीडियो है, वो एक बार देख लो, आपको मालूम पड़ जाएगा कि हमने आर्ट्स, कॉमर्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल के लिए कौन कौन सी स्ट्रीम्स हैं जो आप ले सकते हैं, उसके बारे में बताया हुआ है। तो नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट्स अवॉइड कर लें अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। जी, थैंक यू सो मच सर। आपने सबसे पहले तो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का मतलब भी हमें एक्सप्लेन किया और सभी व्यूअर्स को भी समझ आया हो। जी बिल्कुल। तो सर आज की मेरी नेक्स्ट केस स्टडी ये है कि अगर सर स्टूडेंट ने 2019 में BSc मेडिकल पास आउट हो, 6.5 ओवरऑल बैंड हो और 6 नॉट लेस देन 6 बैंड्स हो, और सर उन्होंने चूज किया फैशन डिजाइनिंग, इंटीरियर डेकोरेशन कोर्स चूज किया। ओके जी। तो सर ये सही बात है या गलत बात है? आप कैसे इस फाइल को आगे परस्यू करेंगे? अपने व्यूअर्स को आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे इसके थ्रू? ये ना सबसे बड़ा क्राइम होता है जब मेडिकल वाला स्टूडेंट फैशन डिजाइनिंग और इंटीरियर डेकोरेशन के कोर्स लेता है। देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है। ये क्यों होता है? सबसे बड़ी बात है कि बेसिक मुद्दा क्या है, क्यों होता है ये वाला?
सबसे बड़ी प्रॉब्लम है काउंसलिंग की कमी। अब +1 में जब मैंने देखो लास्ट टाइम भी कहा था, उससे लास्ट टाइम भी कहा था, और हम कहते रहते हैं कि जब एक स्टूडेंट 10th क्लास पास कर जाए, अब उसने +1 में या तो आर्ट्स रखेगा, मेडिकल रखेगा, नॉन मेडिकल या मेडिकल या सुपर मेडिकल या कॉमर्स रखेगा, कोई कुछ ना कुछ तो रखेगा ना। अब उसको जब उसने आर्ट्स रखी, क्यों रखी, कारण क्या था, रीजन बिहाइंड इट क्या था, तो जब तक वो उसको नहीं मालूम पड़ता तब तक आगे उसको आर्ट्स लेने का कोई फायदा नहीं है। हाँ, कॉमर्स में मालूम है कि बिजनेस स्टडीज है, इकोनॉमिक्स है, अकाउंट्स है, तो वो कोर्स सिलेक्ट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेडिकल में भी आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, मैथ साथ में लेना तो सुपर मेडिकल बन गया। नॉन मेडिकल में भी आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स है तो नॉन मेडिकल है। आर्ट्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, और मैं समझता हूँ कि काउंसलिंग का जो मेन हमारा बेस है वो आर्ट्स वालों के लिए है। हाँ, कॉमर्स में आपकी कौन कौन सी लाइंस आगे आपकी प्रोफेशनल लाइंस जा सकती हैं वो हम बता सकते हैं। अभी मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर बाद, कुछ टाइम बाद मैं आपको बताऊंगा भी कि आर्ट्स, कॉमर्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल का हम कैसे एक समराइज में आपको बताना चाहूंगा कुछ टाइम बाद, कि वो क्लैरिटी रहे कि आर्ट्स लेनी है तो अपने क्या क्या आगे सब्जेक्ट्स ले सकते हैं, कॉमर्स है, मेडिकल है, नॉन मेडिकल है। बट इस फाइल में बीएससी मेडिकल वालों के लिए, देखिए मेडिकल वालों के लिए नर्सिंग है, हेल्थ के कोर्सेज हैं, जेरेंटोलॉजी है, काइंसियोलॉजी है, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी जिसे बीपीटी कहते हैं, आपके पास हॉर्टिकल्चर कोर्सेज हैं, लैब टेक्नीशियन कोर्सेज हैं, बायोटेक्नोलॉजी कोर्सेज हैं, अरे हजारों कोर्सेज हैं। ये अब इंटीरियर डेकोरेटर या फैशन डिजाइनिंग ये आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स के लिए होता है। ये मेडिकल वाले देखो फंस जाते हैं। अब बीएससी की है या +2 की है तो मेडिकल की है, और किसी कंसल्टेंट ने ये बता दिया, कंसल्टेंट की क्या लेवल है मुझे नहीं मालूम, बट जो नोवाइस कंसल्टेंट होते हैं जो भी अभी सीख रहे हैं, तो उनके लिए वो कहते हैं कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, वो कहते हैं मेडिकल लेना चाहिए। मेडिकल लिया हुआ है, कौन से लेना चाहते हैं आप, सर मैंने इंटीरियर डेकोरेशन में मेरा इंटरेस्ट है जी, ले लो। क्योंकि उसको 10, 20, 30 हजार रुपये आ रहा है, वो ना करेगा तो नहीं आएगा। और माई वीजा ओवरसीज 10 में से 9 केस हम ना कर देते हैं। मैं बड़ी क्लियर बात कर रहा हूं कि हमने वही केस लेने हैं जहां के वीजाज ग्रांट होने के मैक्सिमम चांस बनते हैं। हमने वीक प्रोफाइल जो लेके हमने ये काम नहीं खराब करना। वीक प्रोफाइल, देखिए वीक प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, बट सेकंड थिंग इज दैट कि वीक प्रोफाइल से पैसा लेकर उनको गलत या गुमराह करना और उसी फाइल पे चलना, ये गलत बात है। जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट आया, उसने कहा मेरे 5 बैंड है, 5 बैंड है, तो फाइल हम ले सकते हैं, 10, 20, 30 हजार रुपए ले सकते हैं, बट नहीं लेते। हम कहते हैं कि अपने आयस इंप्रूव करो, उसकी वीक प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करते हैं, ये हमारा काम है। हमने आपसे कोई 10, 20, 30 हजार आगे कोई महल खड़े कर लेने, ना ही हमारा ऐसा कोई सेल्फ कॉन्शियस अलाउड करता है। हमारे एथिक्स नहीं अलाउड करते आपसे। हम काम करा के पैसा लेते हैं, जो सरकार ने, जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जो कहा हुआ वही पैसा लेते हैं। तो कहने का मतलब ये कि रेलेवेंसी आपका जो बनता है, जैसे मेडिकल के बाद आपको, जैसे मैंने बोला कि माइक्रोबायोलॉजी के कोर्स ही ले सकते हैं, हेल्थ की है, नर्सिंग की है, जेरेंटोलॉजी है, या और ऐसे लेबोरेटरी टेक्नीशियन है, उसमें आप एडमिनिस्ट्रेशन के कोर्स भी ले सकते हैं। बट सब्जेक्ट्स रिलेटेड टू फैशन डिजाइनिंग या कॉस्मेटोलॉजी या इंटीरियर डेकोरेशन, ये क्राइम है, ये मतलब राइट जी। मैं यहाँ पे एक और पॉइंट भी ऐड करना चाहती हूँ सभी व्यूअर्स को कि सर यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग करते हैं आफ्टर 10th, ताकि उनके जो भी सब्जेक्ट्स हैं रेलेवेंसी के उस पे बेस्ड उनके चूज करके देते हैं, ताकि उन्हें कनाडा में फ्यूचर काफी ब्राइट रहे और उनके वीजा रिफ्यूजल में कोई भी चांस ना हो। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, सो नाइस, थैंक यू जी। आगे बढ़िए सर। आज के मेरे नेक्स्ट केस स्टडी ये है जी। सर, अगर स्टूडेंट ने 2019 में +2 पास आउट हो, उसके मेन सब्जेक्ट्स हैं म्यूजिक, स्पोर्ट्स, जियोग्राफी, 3 सब्जेक्ट्स, और सर उनके 80% मार्क्स हैं। अच्छा, ओवरऑल 6.5 बैंड्स हैं और नॉट लेस देन 6 बैंड्स। ठीक है, ठीक है। तो सर उनका क्या फ्यूचर है कनाडा में? सर जैसे स्कोर तो काफी अच्छे हैं, 80% काफी अच्छे मार्क्स हैं और उनके बैंड्स भी काफी अच्छे हैं जी। तो सर आगे आप इस फाइल को कैसे आगे परस्यू करेंगे? नंदिनी, सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए म्यूजिक में, स्पोर्ट्स में, पेंटिंग में, संस्कृत में, ज्योग्राफी में मार्क्स आ जाते हैं। 80-90% मार्क्स आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इस चीज में तो मैं नहीं समझता कि 80% मार्क्स आ गए तो बहुत मेहनत की होगी। ठीक है, 80% मार्क्स आ गए, हाँ 6.5 नॉट 6 आए, ये इसमें मेहनत की हुई है, तो इसमें हम कह सकते हैं मेहनत की है। बट मेहनत इतनी की मतलब 6.5 बैंड लिया, हाँ जी सर, ओवरऑल नॉट लेस 6, तो ये बहुत बेस्ट प्रोफाइल है। 80% मार्क्स भी आ गए। अब प्रॉब्लम ये आ गई
कोर सब्जेक्ट की, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी कहा था। Yes, sir. देखिए रेलिवेंसी का मतलब यही था, जैसे नंदिनी ने बताया कि आप 10th के बाद आइए, पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ में लेके आए, स्टूडेंट्स इंडिविजुअली मुझे मिल सकते हैं, कोई सी बड़ी बात नहीं, क्योंकि देखिए 10th के बाद हर स्टूडेंट मैच्योर हो जाता है, वो अपना गलत सही पहचान लेता है, कोई बड़ी बात नहीं है। वो मेरे पास आए, आधा घंटा लगाए, हम चाय पानी पियेंगे और हम बताएंगे क्योंकि उनका आगे फ्यूचर कैसे ब्राइट हो सकता है। हाँ जी। अब इस केस में सबसे बड़ी भूल कहां पर हुई? भूल ये हुई कि कोर सब्जेक्ट नहीं लिए। अब कोर सब्जेक्ट का क्या मतलब है? वही बात आ गई जो मैंने रेलेवेंसी की बात कर रहा हूं, जो मैंने माई वीजा ओवरसीज का जो यूट्यूब चैनल है उसमें रेलेवेंसी में हमने कोर सब्जेक्ट ही बोले हुए हैं कि मेजर सब्जेक्ट कौन सी है, कौन से लो सब्जेक्ट्स। जैसे मैंने बताया कि आर्ट्स लेनी है तो सबसे बड़ी बात मैथ लो। अब मैथ्स लेंगे, मैथमेटिक्स लेंगे तो यूके में भी चांस बन जाएंगे, आपके कनाडा में तो बनेंगे, यूके में चांस बन जाएंगे, क्योंकि वहां पर स्टेम कैटेगरी है, STEM जैसे बताया था, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स लिया होगा चाहे आर्ट्स हो तो आपको वर्क परमिट के चांस बन जाएंगे। देखो कितनी बड़ी बात है, आर्ट्स में भी। इससे अच्छा करना चाहते हैं तो साथ में इकोनॉमिक्स लीजिए, मैथमेटिक्स से इकोनॉमिक्स लीजिए, और साथ में यदि पोलिटिकल साइंस ले लेते हैं तो बहुत बढ़िया। देखिए पोलिटिकल साइंस आप इंडिविजुअल भी लेते हैं तो क्रिमिनोलॉजी के जो सब्जेक्ट्स हैं वो ले सकते हैं आप आर्ट्स में। तो कहने का मतलब ये है कि इन्होंने जो 3 सब्जेक्ट लिए हैं मेरे ख्याल में वो कोर सब्जेक्ट नहीं थे। हाँ जी सर। इनके पास म्यूजिक है या फाइन आर्ट्स है या पेंटिंग है या इन्होंने ज्योग्राफी ले ली, कोई 3 सब्जेक्ट ले लिए इनमें से, तो फ्यूचर गया। देखो 80% मार्क्स 6.5 नॉट 6, फिर भी मैं कह रहा हूं कि फ्यूचर गया। अब मेरे लिए कौन कौन से सब्जेक्ट रह जाएंगे मेन? मैं इनको फाइन आर्ट्स दे दूंगा, या इनको मैं एसोसिएट ऑफ आर्ट्स दे दूंगा, या इनको मैं जनरल आर्ट्स दे दूंगा। अब इसके अलावा क्या दूंगा? अब उसके बाद अब ये सब्जेक्ट दे दिए, चलो वीजा भी लग गया, कनाडा भी लड़ करके, आगे वर्किंग राइट्स कैसे मिलेंगे वो भी दिक्कत है। अच्छा वर्किंग राइट मिल जाते हैं ये नहीं है, बट बहुत मुश्किल से मिलते हैं। अब एक स्टूडेंट जो अकाउंट्स का स्टूडेंट है, जिन्होंने अकाउंटिंग की है, या जिसने मान लीजिए कि नॉन मेडिकल में उसने कोई इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट कर लिया, कंप्यूटर कर लिया, या मेडिकल में उसने कोई हेल्थ का कोर्स ले लिया, या BSc नर्सिंग की है तो कोई साइंस का कोर्स ले लिया उन्होंने, उनके चांसेस मैक्सिमम है जॉब ढूंढने में, जॉब मिल जाती है। अब आर्ट्स वालों के लिए म्यूजिक है, फाइन आर्ट्स है, तो मैं क्या कर सकता हूँ इसमें बहुत बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती है कि देखिए हमारी तरफ से तो हमारे जिसमें बताया कि मेरे फाइन आर्ट्स है, जनरल आर्ट्स है, एसोसिएट आर्ट्स है, इसके अलावा हम क्या लेके देंगे? हाँ वो बाकी जो कंसल्टेंट बताते हैं कि ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट ले लो, वही हो गया, या इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट है, कलरी मैनेजमेंट है। अब इसके अलावा क्या लेके देंगे? तो ये जो फाइल है ये वीक प्रोफाइल मानी जाती है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसी सिर्फ काउंसलिंग की जरूरत है, अदरवाइज स्टूडेंट के मार्क्स बहुत अच्छे हैं तो एक बार काउंसलिंग ली होती, या आप जैसे जो स्टूडेंट है वो काउंसलिंग के बेसिस पे ऐसे जो सब्जेक्ट्स हैं वो चूज मत करिए, एक बार मिल लीजिए। ये नहीं हमसे मिलिए, किसी से मिल लीजिए जिनको सब्जेक्ट्स के बारे में नॉलेज है, जो कंसल्टेंट है, अच्छे कंसल्टेंट। देखो पंजाब में, इंडिया में बहुत अच्छे कंसल्टेंट बैठे हुए हैं, राइट? तो अच्छे लोगों की कमी नहीं होती। आपके जो इर्द गिर्द भी लोग हैं, जो 6 महीने के कंसल्टेंट है, उनसे बात करिए, उनसे चर्चा करिए, उनसे नॉलेज लीजिए, 4, 5, 10 से पूछिए, ये नहीं कि एक से पूछिए, 5, 10 से पूछिए, गूगल की हेल्प लीजिए। उसके बाद आपको लगता है कि यस कि ये जो सब्जेक्ट लिए हैं ये मेरी रेलिवेंट है, ये रेलिवेंसी पे पूरा खड़ा उतरते हैं, देन मैं समझता हूँ कि आपका जो ये किया हुआ हार्ड वर्क है वो आपका बेनिफिट आपको देगा। जी मुझे सभी व्यूअर्स से वो है कि आप अच्छी तरीके से आपको समझ गए होंगे। थोड़ा सा अग्रेसिव होकर बोलना पड़ता है क्योंकि ना वो होता है कि कई बार, अब देखो ये जो फाइल्स आई हैं ये नेशनल फाइल्स हैं, प्रैक्टिकल फाइल्स हैं जो नंदिनी ने मेहनत की हुई है। ये स्टूडेंट्स इन स्टूडेंट्स की दिक्कत हो तो बाकियों की भी दिक्कत होगी, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ तो इतना ऊंचा, तेज और एनर्जेटिकली बोलने का मतलब ये होता है कि आपको समझ आ जाए। बस हमारा ये माई वीजा का यही मकसद है, लाइव होने का यही मकसद है कि आपको समझ आ जाए बस। जी सर तो चलिए आज की मेरी नेक्स्ट केस स्टडी ये है कि अगर स्टूडेंट ने 2018 में +2 पास आउट हो जी सर, इसमें ये है कि एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आ गया, ओके, बाकी सभी सब्जेक्ट्स में वो क्लियर आउट है, बट एक सब्जेक्ट में वो उनके 12 मार्क्स हैं, बाकी सब में 35, 40 ऐसे नंबर आए, तो बाकी बस एक सब्जेक्ट मैथमेटिक्स में उनके 12 मार्क्स हैं। तो जब सर इनको क्लियर फिर से पेपर देने की कोशिश की तो फिर से इनका क्लियर आउट नहीं हुआ, बट वैसे ओवरऑल सर्टिफिकेट में उनका पास लिखा आ रहा है। वैसे मैथमेटिक्स में 12 मार्क्स हैं, बाकी सब में 35 हैं, किसी में 40 है, किसी में 32 है। ठीक है।
Right. तो सर ये कैसे इस फाइल को आप आगे परस्यू करेंगे? और सर एक मॉड्यूल में 5.5 बैंड्स भी रहेंगे। ओके फाइन, ओवरऑल 6 वैसे है। ओवरऑल 6। ठीक है। राइट नंदी, तो थोड़ा सा मैं इसको और समराइज करता हूँ। देखिए, एक स्टूडेंट है, उसने +2 किया 2018 में आईसीसी बोर्ड से, एंड ओवरऑल वो पास हो गया एक में कंपार्टमेंट। देखो, ये बहुत थोड़ा सा सोचने की बात होती है कि जब एक में कंपार्टमेंट आ गई तो फिर ओवरऑल कैसे पास हो गया। तो आईसीसी बोर्ड में ऐसा होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, इंडिया में तो उसको पास का सर्टिफिकेट मिल गया, हाँ राइट, बट जब उसने कनाडा स्टडी करने जानी है तो उसके जो कोर्स वेक्टर है, जैसे नॉन मेडिकल है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, तीनों में ये पासिंग मार्क्स, चलो पासिंग मार्क्स तो खैर कम होता है, बट एटलीस्ट पासिंग मार्क्स तो हो। वैसे तो हम पासिंग मार्क्स को ऐसा परस्यू नहीं करते, बट इसके मैथमेटिक्स में ओनली 12 मार्क्स है। बाकी में मैंने देखा कि इसके केमिस्ट्री में भी 35 है एंड फिजिक्स में भी 36 के करीब है। बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें अच्छे हैं, बट ओवरऑल क्योंकि हमने कोर्स वेट देखने हैं तो उसके मुताबिक हमने इसको देखें, तो मुझे नहीं लगता कि इस फाइल को हम आगे परस्यू करेंगे। कनाडा के लिए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के लिए ये रिजेक्टेड फाइल है हमारी तरफ से, क्योंकि ओवरऑल चाहे प्लस पास हो, बट एक में कंपार्टमेंट है। इन्होंने 1-2 बार ट्राई की है एंड ही वाज अनएबल टू क्लियर दिस सब्जेक्ट, पर्टिकुलरली मैथमेटिक्स। तो हाँ, यूएस के लिए या यूके के लिए, क्योंकि वो इंटरव्यू बेस्ड है, वो बताए वहां पर क्यों 2018 में +2 अपीयर हुआ और अब अभी तक वो क्लियर नहीं हुआ, तो वो उनको बताना पड़ेगा। अदरवाइज कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के लिए फाइल बिल्कुल जीरो हमारे लिए, इस फाइल को नहीं ली जा सकता। इंडिया में पासिंग हो सकता है, बट कनाडा के लेवल पे ये अभी इसकी कंपार्टमेंट इसको क्लियर करनी पड़ेगी। जी सर, टाइम काफी ज्यादा कम रह गई है, तो सर आज हम अपनी ओवरऑल सारे लाइव सेशन के बारे में बात करना चाहते हैं आप सभी व्यूअर्स के साथ। तो सर, आज का ओवरऑल मेरे पास ये है कि सर काफी ज्यादा आपने बात की है रेलिवेंसी ऑफ सब्जेक्ट्स के ऊपर। तो सर, आप हमें मेजर प्रोग्राम्स बताइए। सर, काफी सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है कि जैसे उनको सभी काउंसलर्स जॉन से होते हैं, सिर्फ मेन सब्जेक्ट्स जैसे हो गए आईबीएम हो गए, जीबीएम जैसे सब्जेक्ट्स उनको प्रेफर करते हैं। होटल मैनेजमेंट हो गया, हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म हो गया, काफी ज्यादा सिर्फ 3-4 सब्जेक्ट्स को वो मेन मुद्दा बताते हैं कि आप ये प्रेफर करिए। तो सर, अगर स्टूडेंट और कोई सब्जेक्ट्स इन सभी को छोड़ के लेना चाहे तो आप क्या प्रेफर करेंगे? आर्ट्स, कॉमर्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल को क्या प्रेफर करना चाहिए? जी इन सभी को छोड़ जी, इट्स ग्रेट क्वेश्चन। ये बहुत बढ़िया आपने, मतलब कि लास्ट बॉल पे आपने मैक्सिमम स्कोर बना दी है। कि देखिए, अभी हमारे पास 2-3 मिनट है, ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। तो जो मेजर कोर्सेज हैं जो आप ले सकते हैं, स्ट्रीम्स ले सकते हैं, प्रोग्राम ले सकते हैं, उनमें यदि मैं आर्ट्स की बात करूं तो जैसे मैंने बताया कि एसोसिएटिव आर्ट्स है, फाइन आर्ट्स है, जनरल आर्ट्स है, ये तो आपके पास है ही है। साथ में कलरी मैनेजमेंट्स के कोर्सेज ले सकते हैं। उसके बाद हॉस्पिटैलिटी, जैसे बताया नंदिनी ने कि हॉस्पिटैलिटी, होटल मैनेजमेंट, बेकिंग के कोर्सेज हैं। या आप इसमें से कुछ जो मेन कोर्सेज हैं वो देखिए, सोशल सर्विस जो वर्कर है, या क्रिमिनोलॉजी मैंने पहले बोला, उससे कोर्सेज ले सकते हैं। विजुअल आर्ट्स के कोर्सेज है, फैशन डिजाइनिंग की, जैसे बताया कि इंटीरियर डेकोरेशन है, या रिक्रिएशन एंड लेजर के कोर्सेज हैं, और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आप इसमें ले सकते हैं, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन। तो आर्ट्स में बहुत कोर्सेज है, जैसे लेजर मैनेजमेंट है, लॉ के कोर्सेज ले सकते हैं, सपोज अपने एलएलबी यहाँ से की हुई है, एंड रिटेल के कोर्सेज हैं, एंड और फिटनेस के कोर्सेज हैं, लेबर स्टडीज के कोर्सेज। तो देयर आर सो मेनी कोर्सेज इन आर्ट्स। कॉमर्स की बात करूँ तो देखिए, अकाउंट्स, फिनांस, मैनेजमेंट, मार्केटिंग, ये तो मेन आपके सामने आते हैं कोर्सेज, है ना। बाकी इसमें आपके पास एचआरएम जैसे ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट के कोर्सेज हैं, ई कॉमर्स के कोर्सेज हैं, एंटरप्रेन्योरशिप के हैं, रियल एस्टेट बिजनेस मैनेजमेंट के कोर्सेज हैं। ये आप कोर्सेज कॉमर्स में ले सकते हैं। नॉन मेडिकल में तो आप समझो कि भरमार है। नॉन मेडिकल में तो इंजीनियरिंग सारी है ही है ना, जैसे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, लैंड टेक्नोलॉजी, केमिकल इंडस्ट्रीज के कई रिलेटेड कोर्स आपको मिल जाते हैं। बट मेजरली मैं बताना चाहूंगा कि कंप्यूटर रिलेटेड कोर्स करिए। जैसे आपके पास ऑटोकैड की कोर्सेज है, नेटवर्किंग है, सॉफ्टवेयर है, डिजाइनिंग कोर्सेज ले सकते हैं आप, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, या मैन्युफैक्चरिंग मेकिंग टूल टेक्नोलॉजी कोर्सेज है, एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कोर्सेज ले सकते हैं। बिल्डिंग के रिलेटेड जो कोर्सेज है वो आप ले सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि आप कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कोर्सेज ले सकते हैं आप। मेडिकल में जैसे मैंने बताया कि हेल्थ एंड नर्सिंग कोर्सेज तो है ही है। अर्ली चाइल्ड एजुकेशन के बारे में मैंने बताया। मेडिकल में आप जो केमिकल के रिलेटेड कोर्सेज हैं, या लेबोरेटरी टेक्नीशियन कोर्सेज हैं, फार्मेसी के हैं, काइंसियोलॉजी है, जेरेंटोलॉजी है, या आपके पास डेंटल के रिलेटेड कोर्सेज हैं, बीपीटी है, जैसे बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी है, या हॉर्टिकल्चर के कोर्सेज हैं, एंड फूड साइंस के कोर्सेज है, क्लिनिकल लैब है, न्यूट्रिशन कोर्सेज है। ऐसे कई कोर्सेज हैं। मतलब
ऑप्टिशियन कोर्सेज, तो ऐसे कई कोर्सेज हैं। आप स्टूडेंट हमारे पास आएंगे तो हम उनको यहाँ पर बैठ के सारा बता सकते हैं। जैसे मैंने अभी 40, 50, 60 बोल दिए, फटाफट बोलिए, अब समझ आई नहीं आई तो मुझे नहीं मालूम लगा, बट यहाँ पर बैठेंगे तो हम आपको सिस्टमेटिक आराम से बता सकते हैं। अब क्योंकि हमारे पास 2-3 मिनट होते हैं तो फटाफट बोलना पड़ता है कि फटाफट आप कहीं और ना भाग जाइए, तो थोड़ा जल्दी बोल गया। जब आप हमारे पास आएंगे तो आराम से बैठ के बात करेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे आपको, राइट। और नेक्स्ट टाइम जो केस स्टडी लेंगे ये हम थोड़ी सी और देखिए, हम राइट फ्रॉम बिगिनिंग केस स्टडी अब टफ लेते आ रहे हैं। आज की केस स्टडी टफ केस स्टडी मानी जाती है। नेक्स्ट जो फ्राइडे हमारा 30 अप्रैल को होगा, 5 o'clock हम फ्राइडे को लाइव होंगे 30th of अप्रैल को। उसमें हम इससे अलग लेवल की जो केस स्टडी है वो डिस्कस करेंगे। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड को भी हम थोड़ा प्रेफरेंस दे रहे हैं क्योंकि लोगों के मैक्सिमम कॉल ही कनाडा के लिए आते हैं, बट हम यूरोप को भी साथ में कवर करेंगे, यूके, यूएस को भी कवर करेंगे। अनफॉर्चुनेटली थोड़ी फ्लाइट्स अब थोड़ी सी डिले हो रही हैं क्योंकि कनाडा ने भी 30 डेज के लिए फ्लाइट बैन कर दी है, और भी जो गल्फ कंट्रीज हैं, यूएई में भी बैन हुई है। तो कोई बात नहीं, अब भगवान ने जो ये डिजास्टर हमें सहने के लिए भेजा है, हमारी मजबूती के लिए भेजा है, तो कोई बात नहीं, हम सहन करेंगे। 15, 20 दिन, महीने, 2 महीने बाद जब भी परमात्मा ने, उस वाहेगुरु ने, अल्लाह ने चाहा तो हम इस डिजास्टर से बाहर आएंगे, कोरोना से बाहर आएंगे। और कोविड-19 का ये जो केसेस बढ़ रहे हैं, हम सेफ रहें अपने घर पे, मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग, जो भी सरकार की एसओपी है उनको फॉलो करें ताकि ये बीमारी से हम निजात पाएं, रिकवरी हो। मेडिसिन तो आ रही है, लोगों में पॉजिटिविटी भी है। खैर, अब क्यों इस चीज को टाइम लगता है क्योंकि अभी डिजास्टर बहुत बड़ा वर्ल्ड लेवल का है, पर फिर भी हम आपके साथ जो वीकली अटैचमेंट आपके साथ रखते रहेंगे, उसमें हमारा सिर्फ यही कारण होता है कि आपको केस स्टडी बताते रहें। और नंदिनी, मुझे लगता है कि जो आपने क्वेश्चंस के जो किए थे उसके आपको आंसर्स मिल गए होंगे। तो नंदिनी कुछ कहना चाहती हैं? थैंक यू सो मच सर, आपने इतना प्रीशियस टाइम निकाल के हमारे साथ इतने टफ केस स्टडीज हमारे साथ डिस्कस की, और काफी सारे व्यूअर्स ने फटाफट नोट डाउन भी किया और रेलेवेंसी ऑफ सब्जेक्ट्स पे। तो अगर कोई भी डाउट हो आप जरूर सर के पास विजिट करें या उनको कांटेक्ट करें। उनका कांटेक्ट नंबर 9815873700 पे जरूर कांटेक्ट करें, या उनके पास एक बार जरूर विजिट करें। सर पर्ल पैलेस घुमान मंडी से, यहाँ से हम कांटेक्ट कर रहे हैं आपसे तो जी। और बिल्कुल, एंड उनको समझ आया हो आज का सब कुछ। सो नाइस ऑफ यू। एंड नंदिनी, 30th of अप्रैल फ्राइडे एट 5 o'clock हम दोबारा एक बार फिर नंदिनी से आपसे कांटेक्ट करेंगे और जो भी केस स्टडी हुई है आपसे शेयर करेंगे। तब तक के लिए सी यू, थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लाइव सेशन, थैंक यू, टेक केयर।